लास्ट एपिसोड में देखते हैं हम वहाँ पे यूरी आ जाता है, जिससे वो लड़की कहती है ये तो यूरी है, जल्दी करो उसे मार डालो मिराए। यूरी कहती है रुको मैं। मिराई भी अपने उंगली को उस तरफ करता है, यूरी भी उसे देखने लगती है और मिराई कहता है ये डाल। इससे यूरी को भी झटका लगता है और कहती है मेरा नाम यूरी है, तुम तो मेरे नाम के करीब भी नहीं हो। मिराई कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ये जानता था कि तुम सच में हो। इससे यूरी कहती है तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर लगता है कि तुम किसी को ढूंढने में व्यस्त हो, तो जाओ, मैं उन पपीट से निपट लूंगी जिन्हें नंबर 2 ने भेजा है। लेकिन लड़की कहती नहीं, तुम नहीं जा सकते मिराए, अगर वो झूठ बोल रही होगी तो तुम क्या करोगे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जाते ही वो हमें मारने की प्लान बना रही है। आखिरकार तुम एक जूम गन हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। यूरी कहती खैर ऐसा नहीं है कि मुझ पे भरोसा करने की जरूरत है, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। लेकिन मिराई कहता मुझे तुम पे विश्वास है, आखिरकार हम दोस्त है। इससे यूरी भी हैरान रह जाती है और मिरा वहाँ से जाते हुए कहता मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ। लेकिन लड़की रोते हुए कहते मिराए, और यूरी भी हाफी भरती कहती चिंता मत करो, मैं किसी को धोखा नहीं देने वाली, अब से मैं इंसानों के लिए लड़ूंगी। और दूसरी तरफ रफूल अपने डुप्लीकेट को जबरदस्त पंच मारता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते? तुम्हारी कमजोरी देखकर मुझे हंसी आ रही है। और वो काफी जोरों से हंसने लगता है। तभी नूरी कहती है रफूल मुझे अपने सिचुएशन के बारे में अपडेट दो। लेकिन रफूल अभी भी हंस रहा होता है, जिससे नूरी कहती है तुम हंस क्यों रहे हो, जल्दी करो और मुझे अपडेट दो। रफूल कहता चिंता मत करो कमांडर, और उसे जमीन पे पटक देता है और कहता ये शख्स सच में बहुत ही कमजोर है, बाहर से देखने में वो मेरे जैसा लगता है लेकिन असल में वो एक खोखला इंसान है और उसकी चेस्ट के पास एक डोल है, यही उसकी कमजोरी है। मेरे हमले के बाद वो पावरलेस हो गया था। नूरी कहती एक डोल तुम कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गई। अब वहाँ पे एक बंदा आता है जो कहता रफूल अगर तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो गया था चलो उनकी मदद करते हैं। रफूल कहता ठीक है होंगयोन मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। रफूल कहता ठीक है मुझे इससे पहले निपटना होगा, बस 1 मिनट रुको। मैं क्यों, क्या इन इंसानों के साथ तुम्हारा तालमेल ठीक है? कमांडर नूरी कहती क्या तुमने सुना कि उसने अभी रेडियो पे क्या कहा? यूला काफी चिढ़ा हुआ से लग रहा था। हिमी कहती हाँ मैंने सुना, लेकिन फिलहाल हमारे पास उसके करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम डोल को कैसे निशाना बनाएंगे। लेकिन यूला चिढ़ते हुए कहता क्या तुम इतना नेगेटिव होना बंद करोगे? मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम लोग जाकर वहाँ इंतजार करो। हिमी कहता ये तो तुम्हारी तरफ से बड़ी बड़ी बातें हैं, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यूला कहता मैं अभी करने वाला हूँ। हम देखते मिराई भी वहाँ से जाने लगता है, जिसे हिमी देखते हुए कहती क्या वो मास्टर है? मास्टर यहाँ नीचे। इसे मिराई का ध्यान भी उस पे जाता है। नूरी कहती तुम किसे मास्टर कह रहे हो, क्या मिराई वहाँ है? हिमी कहते बिल्कुल मुझे यकीन है कि मैंने उसे अभी अभी देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं जाने की जल्दी है। मिराई का ध्यान में नीचे जाता है तो वो भी नीचे जाकर लैंड करता है, क्योंकि वहाँ पे जीसन होता है जो कहती है बच्चों यहाँ से सीधा रास्ता है, मैं पीछे की ओर देख रही हूँ इसलिए सीधे आगे बढ़ो, चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगी। अब मिराई ऊपर से ये सब देख रहा होता है। तभी मिराई वहाँ से नीचे उतर जाता है, जिससे जीसन का ध्यान भी उस पर जाता है। वो पीछे की ओर देखती है तो दूसरी तरफ उन दोनों को नेटिफिटी से निपटने में दिक्कत हो रहा होता है। अभी एक अटैक हिमी को लगता है, जिसे यूला कहता है देखो, लेकिन हिमी कर रहा जाती है और दूर की ओर गिरने लगती है। इसे यूला कहता है क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें उससे चोट कैसे लगी? नेटिफे लगातार अपनी चिमटे से अटैक कर रही होती है, जिसे देखते हुए यूला कहता अरे नहीं, तो तुम ऐसे डरपोक तरीके का सहारा लेती रहोगी तो आ जाओ मैदान में, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। तभी उनके अटैक से लेजर बीम आकर टकराता है, जिसे देख के यूला भी हैरान नजर आ रहा होता है। तभी मिराई वहाँ पे आ जाता है, हम देखते हुए नेटिफिसी के पीछे होता है, जिसे हिमी कहती है मास्टर। इसे वो भी पलट को मिराई को देखती है और मिराई से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है, जिसे नेटिफिसी के साथ साथ वो दोनों भी काफी हैरान रह जाते हैं। यूला कहता है ये कैसा प्रेशर है, और हिमी कहती है अचानक हवा बहुत ही भारी लगने लगी है। और हमें बताया जाता है इस समय नेटिफिसी के पास सोल नहीं थी, ये तो बस उसके डीएनए से बने एक कठपुतली थी, वो खुद सोचने समझने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन वो कांपने लगी काफी ज्यादा बदतर रूप से। साफ शब्दों में कहूँ तो उसका पूरा बॉडी ही कांप रही थी। हो सकता है कि वो डर महसूस करने में कैपेबल ना हो, लेकिन उसका पूरा बॉडी इसे याद रख सकता था, इसलिए उसने डर से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका चुन लिया। हमने तो अपने डोल को निकाल के फेंक देते, जिससे वो दोनों देख के हैरान रह जाते हैं और कहते अभी अभी आखिर हुआ क्या, नेटिफिसी ने अचानक ऐसा क्यों किया? मिराई को भी इससे कुछ समझ में नहीं आता, अपने आप से कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और बता देता मिराई भी कंफ्यूजन में था। दूसरी तरफ केहुआ नूरी आगे बढ़ता, नूरी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिराई अचानक ईस्ट कैंप की ओर क्यों चला गया। केहुआ कहता मुझे भी, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया, ये सिचुएशन सिर्फ मास्टर के आने से ही सही होगी। नूरी कहती क्या तुमने उसे अभी मास्टर कहा? केहुआ कहता मेरा मतलब मिराई से है, और हंसने लगता है। मुझे लगता है कि बाकी बच्चे उसके खिलाफ मुश्किल में पड़ जाते हैं। नूरी कहते हाँ खैर ये तो सच है, और इससे मुझे याद आया कि हुई क्या तुम्हें वो सीक्रेट कोड याद है जो हमने कुछ समय पहले बनाया था? रफूल कहता किस बारे में? नूरी कहती अब रफूल का एक हमशक्ल भी है, हमें
हमें ध्यान रखना होगा कि वापस कौन सा रफूल आता है। यूरी कहता अच्छा ऐसा है, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया तो मुझे याद नहीं और हंसने लगता है। फिर कहता क्या तुम मुझे दोबारा याद दिला सकती हो वो क्या था? नूरी कहती तुम ऐसे बातें भूल नहीं सकते, मैं तुम्हें एक बार फिर से बताऊंगा इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्यों ने इससे पहले मिराई को कभी भी मास्टर कह के नहीं पुकारा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिराई को एक ऐसे शख्स के रूप में देखता है जिसकी उसे देखभाल करने की जरूरत है। इससे क्यों हैरान कहता क्या? लेकिन नूरी गन निकालते हुए कहती है दूसरी। क्यों कभी भी दूसरे मेंबर को बच्चे कहकर नहीं बुलाया। और फाइनली कोई भी नहीं है, सीक्रेट कोड, और उसपे अपना गन तान देती है और कहती है तुम आखिर कौन हो? और दूसरी तरफ कुछ मेंबर कहते हैं कमांडर ईस्ट कैंप में सिचुएशन सुधर गई है, सफाई अभियान अब अच्छी तरह से चल रही है, हमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ लेकिन हमें कुछ मामूली डैमेज जरूर हुई है। वैसे क्या आपको पता है कि मिराई अचानक इस कैंप में क्यों आ गया है? लेकिन वॉकी टॉकी से कुछ भी आवाज नहीं आता। ये सबसे वो बंदे कहते हैं ये कैसी कैसी आवाजें हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं कमांडर? डैम इट, क्या ये चीज खराब हो गई है? तभी कोई कहता है एक्सक्यूज मी। मिराई होता है जो योला से पूछता है चोंगमान जाने का रास्ता कौन सा है? योला कहता हम दोस्त नहीं है, जाकर किसी और से पूछो। मिराई कहता बाकी सब लोग बिजी लग रहे हैं लेकिन तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे पास बहुत ही खाली समय है। यूला इसे भड़कते हुए कहता तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं यूं ही बस टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट भरने में बिजी हूँ। क्या तुम उस पहाड़ के पीछे वो बिल्डिंग देख रही हो? वहीं पे चोंगवान है। मिराई वहाँ से जाते हुए कहता थैंक्स, लेकिन यूला कहता एक मिनट रुको, तुम हमेशा मुझे नीचे क्यों दिखाते हो? तुम किसी और से इस तरह बातें नहीं करते। मिराई कहता तुम्हारी एज कितनी है? यूला कहता मैं 19 साल का हूँ, तुम कितने साल के हो? कहता मुझे पता था तुम मुझसे छोटे हो है ना। लेकिन मिराई कहता है कितना परेशान करने वाला है। इससे यूला कहता मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ। लेकिन मिराई वहाँ से जाने लगता है। यूला भड़कते हुए कहता फिर मुझसे कभी बातें मत करना और मैं भी तुम्हें फिर से कभी नहीं देखना चाहता। लेकिन मिराई कहता बहुत ही ज्यादा शोर है। लेकिन यूला कहता मैंने कहा मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, डैम इट। और काफी चिढ़ जाता और कहता वो कमीना। तभी वहाँ पे हिमी आती जो कहती तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? यूला कहता क्या तुम वहाँ से कब से खड़े हो? खैर मुझे कड़वाहट महसूस हो रही है क्योंकि मैं उसकी पावर से जलता हूँ। हिमी कहता मुझे तुमसे इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी, अगर तुम्हें जलन महसूस हो रही है तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह खुले में इसे दिखाना बदतमीजी है। तुम जानते हो कि उस पावर को पाने के लिए उसे कैसी कीमत चुकानी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात तुम्हारे फैमिली के कुछ मेंबर अभी भी जिंदा है। इसे योला भी खामोश हो जाता है। हिमी वहाँ से जाते हुए कहती है मैं सबसे पहले यहाँ से जाऊंगी, जब तुम्हारा मौज मस्ती का टाइम खत्म हो जाए तो आकर मेरी मदद करना। योला कहता हाँ हो सकता है कि मेरी फैमिली अभी भी जिंदा हो, लेकिन इससे क्या फायदा जब मेरे पास उन्हें बचाने के लिए पावर ही नहीं है। और मिराई वहाँ से जाने लगता है। कोई कहता है मिराई, और उसे एक पत्थर फेंक के मारता जिससे मिराई का ध्यान भी उसमें जाता है। और मिराई नीचे आके लैंड करता कहता वो क्या था? और ये जेसन होते है जो उसके फेस को दबाते हुए कहता है तुम यूं ही जाने का प्लान तो नहीं बना रहे थे है ना? बिना हाय बोले भी। पहले तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम बिना हाय कहे ही चले जाओगे? चलो अपनी बातें समझाओ। मिराई कहता मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। इसे जेसन पहले तो खामोश हो जाती फिर कहती है क्या जेजो आइलैंड पे कुछ हुआ था? मिराई भी हैरान कहता क्या? जेसन कहता तुम कुछ समय के लिए गायब थे इसलिए मैं मान रही हूँ कि बहुत कुछ हुआ होगा, तो क्या हुआ जवाब दो। मिराई कहता क्यों? लेकिन जेसन वहीं पे बैठ जाती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्यों से क्या है? अगर तुम अभी मुझसे बात भी नहीं कर सकते तो फिर बाद में जब तुम अपनी मॉम से मिलोगे तो उनसे कैसे बातें करोगे? तुम बोलने चालने की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। इससे मिराई खामोश हो जाता है और जेसन कहती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जेजो आइलैंड कैसा था? मिराई कहता मैं जेजो आइलैंड पहुंच गया। जेसन कहते ठीक है आगे। और मिराई कहता मैं आर्लो से मिला। और जेजो आइलैंड पे जो भी कुछ हुआ होता है वो जेसन को बता देता है। दूसरी तरफ कमांडर नूरी शूट कर देती है। हम देखते हुए एक काइमेरा होता है जो है उनकी बॉडी पे शायद कंट्रोल कर लिया है कुछ और वो वहाँ से बचते हुए जाने लगता है। नूरी कहती है बस वहीं रुक जाओ और वो भी उसका पीछा करने लगती है और कहती तुम हमेशा भाग नहीं सकते, क्या ये कोई टैग का खेल है या कुछ और? वो कहाँ चला गया? मुझे पहले से ही ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए था, अगर मुझ में स्टैमिना होती तो मैं उसे पकड़ लेती। यार आप चीजों पे ठीक से सोचने का समय है, मुझे बस ये पता लगाना है कि वो कहाँ गया होगा। और उसे नंबर 2 का बात याद आता है कि होने दो खेल शुरू। नूरी कहती डॉन ने निश्चित रूप से यही कहा था, एक गेम। मैंने पहले उसका पर्दाफाश किया, मैंने ये तय करने के बाद उस पर गोली चलाई कि वो कोई नहीं था, लेकिन मुझ पे हमला करने के बजाय वो भाग गया। या साफ शब्दों में कहूँ तो वो मुझसे दूरी बना रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये टैग का खेल है। ऐसे में ये मानना ठीक होगा कि उसका गायब होने खेल को खत्म होने की निशानी है। और जहाँ हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे वो जगह मायने नहीं रखती। इसका मतलब मुझे
कहीं न कहीं ढूंढना ही होगा, खेल के मैदान के बाहर। और वो दोनों छत पे आ जाते हैं। नूरी कहती है यही मुझे सच में दुनिया की ओर ले जाता है। और उसमें अपना गन टानते हुए कहते हैं मैंने नंबर 2 की तरह सोचने की कोशिश करते हुए छत तक अपना रास्ता बनाया, लेकिन मुझे सच में इससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। हिलो मत, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम कौन हो? क्या तुम नंबर 2 हो? और केहुई के साथ क्या किया? लेकिन केहुई का काइमेरा कहता मुझे सनसेट से नफरत है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। जब सूरज डूबता है और वो छत से जंप कर देता है, जिससे नूरी भी हैरान रह जाती है और कहते तुम कमीने, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में कूद जाओगे। लेकिन वो नूरी की तरफ इशारा कर रहा होता है, जिससे नूरी काफी हैरान हो जाती है। और वो काइमेरा नूरी को कुछ इशारा करता है और कहता अपने पीछे देखो। तभी एक और लड़की आके उसे पकड़ते हुए जंप कर देती है और कहता तुम्हारे चेहरे पे ये कैसा फीलिंग है? तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। ये दोनों काइमेरा नहीं होते बल्कि नंबर 2 के एबिलिटी का एक हिस्सा होते हैं। कहता अगर तुम्हें मजा आया हो, अब घर जाने का समय हो गया है। और नूरी भी नीचे को गिरने लगती है और नूरी नीचे गिरती हुई चिल्ला रही होती है। अपने आप से कहती है मैं क्या करूँ, इस तरह से तो मैं मार ही जाऊंगी। तभी नूरी को याद आता है, कोई कहता है उससे मुझे याद है कमांडर, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे अपडेट कर दूं? इसे नूरी कहती है क्या? और ये जूनियर होती है जो कहती है मुझे लैब में कुछ टेक्नोलॉजी मिले थे जो यहाँ रखी थी। अब तक मुझे उसके पीछे के बेसिक सिद्धांत समझ में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब किसी भी मिलते जुलते डिवाइस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। क्या आपके पास अभी वो केमिकलेशन क्यूब है जो आपको नायरी ने दिया था? मैं आपके लिए उस डिवाइस को अपडेट कर दूंगी। नोरी उस डिवाइस को ढूंढते हुए कहती है वो डिवाइस वो आखिर है कहाँ? मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे जेब में कहीं न कहीं होगी। और उसे ढूंढते हुए कहती है ये रहा, अब मुझे इसे बस एक्टिवेट करना है। तब वो लड़की नूरी के पास पहुंच जाती है, जिसे नूरी भी हैरान रह जाती है। लेकिन नूरी कहते है मुझे छोड़ दो तुम कमीनी। लेकिन वो अभी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी नूरी इस पर शूट कर देती है। फिर वो जब अपने नीचे को देखती है तो हम देखते हैं वो दोनों जमीन पे गिरते हैं, लेकिन नूरी किसी तरह से उस डिवाइस के कारण बच जाती है। लेकिन उसके एक पैर बुरी तरह से टूट जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे डुप्लीकेट की हुई भी आता है। वो नूरी को देख रहा था, फिर वहाँ से जाने लगता है। इससे नूरी कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वॉकी टॉकी से आवाज आता कमांडर हमने ईस्ट कैंप की सिचुएशन संभाल ली है, सफाई अभियान अब अच्छी तरह से चल रहा है, हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ छोटे मोटे डैमेज हुई है। वैसे आपको पता है कि मिराई ऐसा क्यों कर रहा है? नोटिस वॉकी टॉकी को पकड़ता है और वॉकी टॉकी से आवाज आता है ये कैसी कैसी आवाजें हैं? नूरी कहती जल्दी किसी को यहाँ भेजो। वॉकी टॉकी से आवाज आता कमांडर। आलिया कहती अब तक जो मैंने सीखा वो ये है कि मैं नॉलेज ट्रांसफॉर्म का यूज करके एक साथ कई सारा जानकारी हासिल कर सकती हूँ। दूसरे शब्दों में टाइकोंडो की टेक्निक और वर्थ ऑफ द माउंटिंग एंड राइजिंग सी को मिलाकर अपनी बेसिक स्किल को डिस्ट्रक्टिव पावर बना सकती हूँ, काफी ज्यादा मात्रा में। अभी पहला दिन अपना रास्ता बदलते हुए उसके तरफ आगे बढ़ता है। आलिया भी उस पे आगे बढ़ते हुए जाके मल्टीपल अटैक कर देती है। फिर उससे जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। फिर अपने पावर का यूज करते हुए उसे जबरदस्त एनर्जी का झटका देती है, जिससे पहला दिन जमीन पे गिर जाता है। आलिया आगे बढ़ते हुए कहती है अब मैं अलग हूँ, मैं अब और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, तुम्हारी याददाश्त से कहीं ज्यादा कमजोर है। तभी कोई कहता है ये क्या चल रहा है, क्या वो जीत रही है? तभी वहाँ पे दो बंदे को देखते हैं, जिसमें से एक हंसते हुए कहता है वो मेरी बेटी है। हरे बालों वाला कहता मुझे लगता है कि अब हम बाहर जा सकते हैं। जिन कहता कि अभी भी 2 लोग लापता है। हरे बाल वाला कहता हाँ, पुलिस स्टेशन के पास रहने वाले लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। दुर्भाग्य से पहला दिन फिलहाल स्कूल की और शेल्टर के पास ही खड़ा है। हालांकि हमारे पास इस रास्ते से जाना अभी भी सेफ है, क्योंकि आलिया वहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ अजीबोगरीब रेड डॉले घूम रही है। जिन कहता तुम सिचुएशन को समझने में बहुत ही अच्छी हो, तुम एक बेहतरीन फायर फाइटर बन सकते थे। तुमने अपना नाम क्या बताया था? वो बंदा कहता मेरा नाम हाचियोल है, हाचियोल। मैंने यूरोका आइलैंड पर होयुंग के साथ मिलकर काम किया। मैं जल्दी निकलने की प्लान बना रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमें डिस्ट्रॉय करने वाली मोर्चा इतनी देर तक रहेगी। जिन कहता क्या तुम जा रहे हो? क्यों, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? हाचियोल कहता मेरा एक छोटा भाई है जो जापान पढ़ने गया था, जो जूम गन से अपेरेंस होने से पहले जापान पढ़ने गया था। जिन कहता मैं समझ गया तुम बहुत ही चिंता में होगे। हाचियोल कहता नहीं, खैर वो बहुत बहुत दूर है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि कोरिया लौटने पर मैं उन्हें रात का खाना खिलाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो सेफ पहुंच गया होगा। जिन कहता चलो टॉपिक बदलते हैं, मुझे लगता है कि तुम उन्हें बदनसीबी में डालने वाले हो। हाचियोल कहता क्यों? जिन कहता मुझे लगता है कि तुम तुरंत ही मारे जाओगे। आलिया कहती खड़े हो जाओ, अगर तुम इतनी आसानी से हार गए तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। और अपने मन में कहते ये मेरे टेक्निक को परखने का एक अच्छा मौका है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अभी पहला दिन किसी चीज को नोटिस करता है और वो आगे बढ़ने लगता है, जिससे आलिया कहती वो आ रहा है। उसके हमले मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, मैं कुछ और टेक्निक आजमाऊंगा।
तभी पलाडीन 2 अटैक को शूट करता है जो आलिया के बगल से गुजर जाता है। इससे आलिया भी हैरान रह जाती है और आलिया से कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि वो अपना नाइफ फेंक देगा, रुको उसका निशाना क्या है, मुझे नहीं लगता कि वो एम मेरे ऊपर लगाई गई थी। और हम देखते हैं वो दोनों अटैक उन दोनों पे लगाया होता है। इससे आलिया उसे देखते उस तरफ काफी तेजी से भागते हुए कहती नहीं उसमें दिमाग नहीं होना चाहिए था, तो उसने ऐसा फैसला कैसे किया, उन्हें ठीक इसी समय बाहर आने की क्या जरूरत थी, मैं अभी भी समय रहते उन तक पहुंच सकती हूँ अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं। तो काफी हैरान कहती लेकिन मुझे किसे बचाना चाहिए, मुझे पता है कि उनमें से एक को जरूर बचा सकती हूँ लेकिन मैं कैसे चुनूं। और बताया जाता हर किसी के लाइफ में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा पल आता है जिनका उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस है। और आलिया के लिए, और आलिया भी काफी कंफ्यूज नजर आ रही होती है। तभी उसका डैड होचल को बचाने के लिए कहता है जिससे वो नाइफ जाको जिनको लगता है और आलिया उसे बचा लेती है। और हमें बताया जाता है वो पल आज ही था। फिर आलिया अपने डैड को देखते है, उसके पास जाते हुए कहती है डैड डैड क्या आप ठीक है, प्लीज अपने आंखें खोले, डैम इट ऐसा क्यों। और उसे याद आता है कि उसका फादर कहता आलिया उस बच्चे को बचाओ मुझे नहीं। आलिया काफी ज्यादा रो रही तो अपने मन में कहती है उसके कहने से ही मेरा बॉडी अपने आप ही, और मुझे कोई सोचने का समय भी नहीं दिया, क्यों अगर आपको ऐसा कहना ही था तो आपको इससे पहले बचना चाहिए था। हासिल कहता मिस्टर वो कमीना पलाडीन जब वो देखता तो हैरान रह जाता है और कहता वो भाग रहा है। इससे आलिया उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी जमीन के अंदर जाते हुए पलाडीन के ठीक पीछे निकलती है। उसे किक मारते उसके बॉडी के आर पार हो जाती है। ये सब मेरी गलती है, मैंने उसके खिलाफ खुद को परखने की कोशिश क्यों की, अगर मैं इतनी घमंडी ना होती। उसके बॉडी के चिथे चिथे करते हुए कहती है फिर ये ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे तो काफी ज्यादा हाफ रही होती है। फिर अपने सिर को पकड़ कर रोना शुरू करते थे। तभी होलचिल कहता है इधर आओ आलिया। इसे आलिया का ध्यान भी उस पर जाता है और वो कहता है जख्म इतना गहरा नहीं है जितना दिखता है, हमें इसे जल्द से जल्द चौंगवान में इलाज के लिए ले जाना होगा, जल्दी करो और मेरी मदद करो, इसे फर्स्ट एड करो। दूसरी तरफ नूरी का आँख खुलता और कहती क्या मैं बेहोश हो गई थी, मैं कितनी देर तक बेहोश रही, वो कमीना कहाँ गया। फिर वहाँ पे काफी सारे धागे को देखती है जो एक तरफ जा रहा होता है। इसे नूरी कहती क्या ये ढीले धागे हैं, जिस तरह से वो फर्श पे फैले हुए इससे तो यही लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपने पीछे आने को कह रहा हो। वो कराहते हुए किसी तरह से खड़ा होने लगती है और कहती ठीक है देखते हैं आखिर में जीत किसकी होती है। वो अपने दर्द को संभालते हुए किसी तरह से आगे बढ़ती है और कहती है मैं हल की गहराई तक तुम्हारा पीछा करूंगी। तभी हम क्यों के डोल को देखते जो काफी सारे मासूम इंसानों को जान से मार दिया होता है। नूरी भी हाफती हुई वहाँ पे पहुँचती है और अपने सामने देख के दंग रह जाती है और कहती है मैं लेट हो गई। और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपना गन तान देती है, चिल्लाते हुए कहती तुम आखिरकार चाहते क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जवाब दो, जल्दी करो और मुझे जवाब दो। लेकिन क्यों ही कहता कमांडर क्या वो तुम हो। उसके पूरे हाथ कांप रहे होते हैं, कहते मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने जो आखिरी चीज देखी वो डोल से निकलती हुई रोशनी की एक चमक थी और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी सोल ने मेरे बॉडी को कब्जा कर लिया और मैं इधर उधर भटक रहा था। और वो नूरी तक बढ़ने लगता है जिससे नूरी कहती है रुको, लेकिन क्यों काफी ज्यादा रो रहा था और कहता कमांडर क्या मैंने ऐसा किया। नूरी भी इससे हैरान रह जाती है और कहती क्या हुई। क्यों कहता कमांडर। तभी उसे आगे एक छोटा सा नीडल लगता है जिससे नूरी भी कहती क्या हुई। वहाँ पे जिन्यू आती है जो कहती है तुम ठीक हो। नूरी कहती जिन्यू और जिन्यू कहती है यहाँ आखिर क्या हुआ है, मैंने मॉर्स कोड में तुम्हारे ऑर्डर को समझते तुरंत यहाँ आ गई, लेकिन ये सारे डेड बॉडी किस लिए है और तुमने क्यों ही पर बंदूक क्यों तानी हुई हो। नूरी कहती है मुझे नहीं पता। जिन्यू भी हैरानी से कहती कमांडर। नूरी वहीं पे लेट जाती है और कहती है मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में नूरी जिन्यू को हर चीज बता देती है जिससे जिन्यू कहती है क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि कोई धोखेबाज के हुई होने का नाटक कर रहा था। कोई कहता हाँ कमांडर के हिसाब से। सॉरी ये हिमी होती है जो कह रही थी, उसने कहा कि डोल से जो मीटिंग के दौरान एनर्जी निकली थी और बहुत ज्यादा संभावना है कि उस समय इम्पोस्टर ने क्यों की जगह बदल ली। यूला कहता क्या नंबर 2 के पास ऐसी कोई एबिलिटी है और कमांडर को कैसे पता चला कि वो एक धोखेबाज है। हिमी कहते जाहिर तौर पे वो क्यों की शक्ल और व्यवहार को नकल करने में कैपेबल था। उसे ये बात जरूर समझ में आई होगी क्योंकि उसके पास क्यों की कोई भी याद नहीं थी। यूला कहते वैसे मुझे याद आया तुम्हारे कपड़े का क्या मामला है। हिमी कहती मैंने अपने कपड़े की टीम से कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा है जो बैटल फील्ड में चलने फिरने में आसानी हो। यूला कहता इससे तुम मार खाने से नहीं बच पाओगी। हिमी कहते मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं पहना इसलिए तुम अपने काम से मतलब रखो। यूला कहता क्यों ही कैसा क्या वो ठीक है। हिमी कहते बिल्कुल भी नहीं, वो एक डॉक्टर है और उसने अभी अभी किसी की जान ली है और कहीं अपने रूप में फूट फूट के रो रहा होता है। यूला कहते लेकिन वो तो बस कंट्रोल में था ना। हिमी कहते इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है जबकि वो खुद को दोषी ठहराने वाला शख्स हो। बोलने से पहले सोचने की कोशिश करो। और ये सब मिराई भी सुन रहा होता है। यूला कहता क्या तुम बाद में मीटिंग में जा रही हो। हिमी कहते नहीं और मिराई भी वहाँ से जाने लगता है। आलिया कहती है कुछ गड़बड़ है क्या। और मिराई को देखते हुए कहते
कहती क्या तुम मीटिंग रूम ढूंढ रहे हो? एग्जिट यहाँ नहीं है, तुम्हें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए जिससे तुम आए थे। क्या तुम वहाँ पे गलियारा देख रहे हो वहीं पर? मिराई कहता ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि क्या हुआ, हिम्मत बनाए रखो। मिराई का उसका हौसला दिलाना इस बात से आलिया भी हैरान रह जाती है और उसे इससे अच्छा लगता है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब तुम मुझे सहानुभूति देने आओगे। क्या तुम यहाँ पे सिर्फ यही कहने आए थे? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सौभाग्य से वो गहरा घाव नहीं था, इसलिए उसे बस ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सहानुभूति देने और यहाँ आने के लिए थैंक्स। मैं ठीक हूँ, इसलिए अब तुम मीटिंग रूम में जा सकते हो। मिराई कहता ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता। आलिया उसे देखते अपने मन में कहती है शायद मैंने उसे गलत समझ लिया, वो शायद इतना बुरा नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। शायद वो अच्छा इंसान है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कमांडर ने मुझे उस मीटिंग से बाहर क्यों रखा। मुझे उसके साथ हुई घटना के बारे में रेडियो पे ही पता चला क्योंकि मैं अपने फादर के साथ ही थी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे उससे मिलना चाहिए। दूसरी तरफ नूरी के दोस्त जो कहता है आप सब मिलाकर कहे तो हमने हर कैंप में दिखे सभी एग्जीक्यूटिव के ढोल को खत्म कर दिया और एहतियात के तौर पर उनकी बॉडी भी जला दी, लेकिन किसी वजह से बॉडी के पास मिले इन्विटेशन नहीं जले। पूरा यकीन है कि उन इनविटेशन पे लिखा जगह वही है जहाँ पे अभी नंबर 2 छिपी हुई है। अगर उस जगह पे खतरा भी हो फिर भी उसे पकड़ने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये सब तुम्हारी एक्सोस की एबिलिटी की वजह से संभव हो पाया है। नंबर 2 की बनाई हुई डॉल अधूरी है। यूरी कहती वो एक गोवलिन है। सच कहूँ तो मुझे भी ठीक से नहीं पता कि मैं अपनी पावर को एक्टिवेट कैसे कर सकती हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ कि जब मैंने आंखें खोली तो मैं पूरी तरह से सही थी। नूरी कहती जैसा भी हो तुम्हारा नंबर 2 के साथ एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है कि हमें पहले से ही कुछ जानकारी मिल सकती है और तुम खुद ही हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो। और इसका रीजन तभी यूरी कहती है हाँ ये गिल्टी के कारण है। रीजन चाहे जो भी हो, मैंने बहुत से इंसानों को मार दिया है। मुझे पता है कि मदद करने से मेरे सारे पाप नहीं मिटेंगे, लेकिन कम से कम मैं प्रायश्चित करना शुरू करना चाहती हूँ। आखिरकार मैं इस टीम में किसी भी तरह घुल मिल नहीं सकती और ऊपर से मैं अपने प्यारे दोस्त के साथ काम करने का मौका भी नहीं छोड़ सकता। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद इतनी जल्दी मान लोगी। मुझे लगा था कि तुम थोड़ा हिचकिचाओगे। नूरी कहती ऐसी सिचुएशन से मैं पहली बार नहीं गुजर रही हूँ। चिड़ते वक्त को मैंने उसे बुलाया था, वो आ क्यों नहीं रहा है? कल तक तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था। जो भी हो इस बारे में बाद में सोचेंगे। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें होगी क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद इस रूम से बाहर मत जाना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। बाहर कोई ऐसा शख्स है जो तुमसे जान से भी ज्यादा नफरत करता है। यूरी कहती है समझ गई। अभी वहाँ पे आलिया भी आ जाती है और कहती है यूरी यूरी। इससे नूरी का ध्यान भी उस पर जाता है और हम देखते हैं आलिया अटैक करी। कहती है आलिया रुको। यूरी को इससे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके अटैक को आके मिराई रोक लेता है। उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? आलिया कहती यही तो मैं पूछने वाली हूँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते वो शख्स कौन है? मिराई कहता मुझे पता है ये यूरी है। आलिया कहते तुम ये जानते हुए भी वहीं खड़े हो कि वो कौन है? मिराई से कहते क्या? और आलिया कहती है और आलिया काफी गुस्से में कहती है उसने उन सभी लोगों को मार डाला जिससे बचाने के लिए हमने इतनी कोशिश की थी और इसने रेडियो ट्रांसफॉर्म के जरिए से बड़े घमंडी में वॉर की घोषणा कर दी और तुम वही शख्स को बचा रहे हो। इससे मिराई उसे देखता कहता मुझे नहीं पता था। यूरी आगे बढ़ते हुए कहते ये ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, मुझे माफ कर देना। तभी आलिया उस पर अटैक कर देती जिससे नूरी कहती आलिया कहती माफी कितना उदारता है, तुम्हारी माफी मिनसों को वापस नहीं ला सकता और साथ ही मरे हुए लोगों को भी वापस नहीं ला सकता। यूरी कहते मुझे पता है कि मेरे पास इसके लिए कोई भी बहाना नहीं है। अगर मुझे पीटने से तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम जैसा चाहे वैसे पीट सकती हो। इससे आलिया और भी भड़क जाती है और कहती बेटर महसूस करना, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। और उस पल को याद करते हैं जब आलिया उन सभी से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम सभी को जल्दी बचाने आऊंगी। और आलिया इससे काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहते तुम कभी नहीं समझोगी उन मौतों का मेरे लिए क्या मतलब होगा। नूरी कहती बहुत हो गया आलिया, क्या तुम इतनी बचकानी हरकतों को जारी रख पाओगी? यूरी की मदद से वेस्ट कैंप के सभी लोग सेफ बच गए थे। इसकी बदौलत ही भेजी गई मेडिकल टीम सेफ वापस लौट सके और तो और तुम्हारा फादर का भी इलाज हो सका है। ये जीत भी ज्यादातर यूरी की वजह से ही है। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो, लेकिन प्लीज थोड़ा और समझदारी से काम लो। अब से वो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आलिया कहती मैं समझती हूँ। यूरी को फेंकते हुए कहती फिर भी मैं अपना गुस्सा निकालूंगी। नूरी आवाज लगाती आलिया, लेकिन आलिया भी आगे बढ़ जाती है। यूरी कहते हमारे पास तो ये कोई किताब भी नहीं है तो फिर वो अपनी पावर का यूज कैसे कर पाई? नूरी कहती शायद वो अपने जेब में छोटी सी बुक रखती है, लगता है पढ़ा हुआ किताब का एक छोटा सा हिस्सा भी काफी है। हाफी भरते हुए कहते मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। मेरा भी ये सब खामोशी से देख रहा होता है। आलिया नीचे आते हुए कहती तुम मेरे हमले से क्यों नहीं बच रही हो? मुझे पूरा यकीन है कि ये चोट तुम्हारे लिए सिर्फ खरोच से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या यही रीजन है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? यूरी कहती हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं था। आलिया से काफी भड़क जाते उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हाँ तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए और सिर्फ दिखावे के माफी तुम्हारे लिए ठीक नहीं बैठती। और अटैक करते हुए कहती है सेल्फलेस और एरोगेंट।
वो एटीट्यूड जो इंसानों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते और उस पर लगातार अटैक करने लगते और कहते यही है तुम्हारी असली नेचर। कैसा लग रहा है? अभी भी बचने में आलस महसूस कर रहे हो? उसमें पंछा बरसात करने लगती है और कहते क्या तुम सच में चुपचाप बैठी रहोगी और पलटवार नहीं करोगी? तुम्हें अपनी प्राइड का इतनी परवाह करनी होगी, भले इसका मतलब बुरी तरह से पिट जाना क्यों ना हो, कुछ तो कहो। यूरी कहती नहीं, वहीं पे बैठ जाती और कहती है मुझे इसमें से किसी भी बात का बेचैनी का हक नहीं है, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो, अगर इसका मतलब है कि मैं कम से कम कुछ हद तक अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इससे आलिया और भी भड़क जाती है, अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहती है मुझे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, उठो उठो और मुझसे लड़ो। तभी वहाँ पे मिराई आता है जो कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम रुक सकती हो। इससे आलिया चिल्लाते हुए कहते सच में तुम उसे क्यों बचाने के लिए जिद कर रहे हो? आखिर ये है कौन? क्या ये सच में इतना लायक है? इससे पहले से ही क्यों? मिराई कहता ये रीजन नहीं है, लेकिन वो कोई खास पर्सन नहीं है और हमें बताया जाता है आलिया एक अच्छी इंसान है। वो दूसरों के लिए अच्छाई और दयालुता दिखाती है ताकि अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सके और खुद को एक सम्मानित शख्स बनाने का एहसास मिले। वो दयालु और स्वार्थी है, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि मिशुन की मौत पर उसका पागल होना जो सीधे तौर पर उससे जरूरी नहीं है, किसी को खोने के दुख की वजह से नहीं था, बल्कि वो नाराजगी और बदले की फीलिंग की वजह से था। उस समय उसका काम सिर्फ एक बेकार बच्चे का गुस्सा जैसा था। यूरी कहते मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर मेरा गला भी काट दिया जाए मैं छींटे पकड़ने में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आलिया तो पहले खामोश होती है, फिर कहती है मुझे इनविटेशन के बारे में पता चला, प्लीज मुझे भी इस मिशन में शामिल करो, मैं और ज्यादा नुकसान पहुँचाए बिना इसे रोकने में मदद करना चाहती हूँ। नूरी हाफी बढ़ते हुए कहती ठीक है मैं समझ गई। आलिया आगे बढ़ते हुए कहती है यूरी तुम्हें अपना पूरी कोशिश करना होगा। यूरी कहती है बिल्कुल, और हमें बताया जाता आखिरकार आलिया लीडर बन गई इनविटेशन के स्लॉट को ढूंढने के लिए और थोड़ी देर में वो टीम नंबर 2 की असली जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ एक अजीब सा जगह को देखते जो कहता है क्या हो रहा है? एक डायरेक्टर होता है जो कहता है वो इनविटेशन या जो भी हो तुमने इतनी जरूरी चीज क्यों बनाई? मैंने तुम्हें वो घटिया खेल खेलने के लिए नहीं भेजा था। नंबर 2 कहते तुम कब से यहाँ हो? क्या तुम्हें पीछा करने की आदत है? टहराते आगे बढ़ते हुए कहता टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत सारी बकवास बर्दाश्त की है। जाओ और अभी सभी इंसानों को मार डालो अगर तुम मेरे हाथ से मरना नहीं चाहते।